हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। देखिए, आज इस वीडियो में हम जो है पॉलिटिकल साइंस में आए हुए सवालों को देखेंगे जो बीपीएससी टीआरई 3 में आपके पूछे गए थे। टीआरई 2 हो चाहे 3 हो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। पिछले 2 क्लासेज के माध्यम से हमने हिस्ट्री की एक क्लास में जो है 40 प्रश्न देखे थे, उसके बाद हमने ज्योग्राफी के प्रश्न देखे थे। आज हम जो है पॉलिटी के सवाल जो है देखने वाले हैं। अगर आप में से किसी को जो है इकोनॉमिक्स के भी सवाल चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप लोगों से निवेदन है कि जल्द ही जो है वैकेंसी आने वाली है। मार्च में आपको जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा आवेदन के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबें ज़रूर पढ़ें और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़कर जो है पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए। हम आपके लिए जो है बीपीएससी घटना चक्र के जो है सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे जो है बीपीएससी के द्वारा किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो हम आपको करवा देंगे। और यूथ कंपटीशन के टाइम से भी हम जो बीपीएससी टीआरई 4 में टीआरई 1 2 3 में आपके सवाल पूछे गए थे उनको भी हम सॉल्व कराएंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जो है अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगर आप देखें तो इस किताब में आपको जो है सामाजिक विज्ञान के सभी सॉल्व पेपर्स और प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आप लोग अगर परचेज करना चाहेंगे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आपको बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्लास की मिल जाया करेगी, आप लोग वहाँ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम जो है समय को जो है व्यर्थ नहीं करेंगे और सीधे सीधे अपने सवालों की तरफ चलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। देखिए, हमारे सेशन का पहला सवाल कह रहा है कि भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। जो मूल कर्तव्य हैं ये हमारे संविधान में कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए थे ये आपको बताना है। तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में। वर्तमान में जो है 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन उस समय पर जो है 10 ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अब आप लोग ये बताइएगा कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया था। ठीक है, ये कब जोड़ा गया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था और इसको जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है ये टोटल कितनी है, तो टोटल 11 हो गई है। अगला सवाल देखिए कि समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत के या भारत में जो है निम्न में से किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है ये किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था ये आपको बताना है। दूसरा सवाल है इस सेशन का हमारे, तो इसका जो सही जवाब है ये आपका हो जाएगा 1976 में। ठीक है, ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन जरूर देखा करिए, यहाँ से भी आपके सवाल जो है बन सकते हैं। देखिए, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारित किया गया था और यह अधिनियम पुरुष और महिला श्रमिकों को समान प्रकृति के काम के लिए समान वेतन के भुगतान और स्थानांतरण, प्रशिक्षण और पदोन्नति आदि के मामले में महिला कर्मचारियों के खिलाफ भेदभाव नहीं करने का प्रावधान करता है। अगला सवाल देखिए, न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्न में से किस नेता द्वारा नेतृत्व किया गया था ये आपको बताना है। देखिए, न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में किस नेता के द्वारा नेतृत्व किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौधरी देवीलाल। ठीक है, चौधरी देवीलाल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, चौधरी देवीलाल ने 1987 में हरियाणा में न्याय युद्ध का आंदोलन का नेतृत्व किया था और इसके साथ ही लोक दल नामक नए राजनीतिक दल का गठन भी किया था। चौधरी देवीलाल ने कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चे का गठन भी किया था। अगला सवाल देखिए, निम्न में से स्वतंत्र भारत के कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे। भाषाई आधार पर कौन से राज्य जो है निर्मित किए गए थे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सबसे पहले जो आंध्र प्रदेश और जो है हरियाणा। ठीक है, आंध्र प्रदेश और हरियाणा जो है भाषाई राज्य पर जो है ये निर्मित हुए राज्य थे। तो सी विकल्प इसका सही माना जा सकता है और यही जो है आयोग के द्वारा सही माना गया है। देखिए, भाषा के आधार पर निर्मित होने वाले राज्य निम्नलिखित थे। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर निर्मित होने वाला पहला राज्य था। 1960 में महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए तथा गुजरात गुजराती भाषियों के लिए बना। 1966 में पंजाब और हरियाणा भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य जो है बने थे। तो इसको याद रखिएगा,
अब की बार पूछ लिया गया है कि कौन कौन से राज्य थे, और फिर मान लीजिए फिर पूछ लिया जाए कि कब इनको जो है बनाया गया था। तो ये सभी डेटा आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सूचना का अधिकार जो है भारत में है। सूचना का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो ये आपको बताना है कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा। तो सूचना का अधिकार जो है भारत में एक जो है हम कह सकते हैं कि जो है फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, याद रखिएगा मूल अधिकार है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार है, और 1976 में राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में जनता का मौलिक अधिकार, जनता जो है मालिक है और उसे उसका मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, और उसे सरकार के कामकाज के बारे में जानने का अधिकार है। अगला सवाल देखिए, भारत में निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण क्या था, ये आपको बताना है। वन के उन्मूलन का जो है प्रमुख कारण क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रेल मार्ग और इसके संजाल के लिए प्रसारित स्लीपरों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना। इसके अलावा देखिए, शाही जल सेना हेतु इमारती लकड़ी की जलापूर्ति करना, और उन्नति के चिन्ह के रूप में जुताई हेतु भूमि सुधार करना। तो इनमें से अगर हम देखें तो ये सभी कारण हो जाएंगे। रेल मार्गों का विस्तार हो रहा था, स्लीपर के लिए जो है पेड़ काटे जा रहे थे, और इमारती लकड़ी की आपूर्ति शाही जल सेना को की जा रही थी, और भूमि सुधार के लिए जो है वन लगातार काटे जा रहे थे। तो यहाँ पर डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। देखिए, भारत में या ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन के प्रमुख कारण निम्न थे। अंग्रेज जंगलों को जंगल मानते थे जिन्हें राज्य की आय बढ़ाने के लिए खेती के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, और उच्च मांग के कारण ब्रिटेन में जंगल खत्म हो रहे थे। इससे ब्रिटिश शाही नौसेना के लिए जहाज बनाने के लिए आवश्यक जो है लकड़ी की समस्या पैदा हो गई। रेल मार्ग और इसके संजाल के प्रसार हेतु स्लीपर की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए वनों की कटाई हो रही थी, और शाही जल सेना हेतु जो है इमारती लकड़ी की आपूर्ति भी हो रही थी। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्न में से किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये जो है कब स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 1993 हो जाएगा। 1993 यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो इसीलिए इसका ई विकल्प सही हो जाएगा। नन ऑफ द अबव। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी जो है स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। तो इसका ई विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, और यह देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, अर्थात व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार जिनकी गारंटी भारतीय संविधान द्वारा दी गई है, या जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों में सन्निहित है और भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था। कौन से मामलों पर जो है समितियों की सहायता से जो है कार्य करना जो है पसंद किया था, या जो है कार्य करना प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो 22 समितियों का चयन इसमें किया गया था, और इसमें से बहुत सारे समितियां जो है शामिल थीं। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो है प्रक्रियात्मक मामलों पर और जो है मूल मामलों पर या मौलिक जिसको हम बोलते हैं, इनमें इन दोनों पर भी लागू थी। तो यहाँ पर पहला और सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसा हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी जो मामले थे या कम्युनल मामले थे, इन पर भी कमेटियां बनाई गई थी, बिल्कुल सही है। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत की संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विविध कार्यों को निपटाने के लिए 22 समितियों का चयन किया था। इनमें से 10 प्रक्रियात्मक मामलों पर और 12 मूल मामलों पर थीं। देखिए, अगला सवाल देखिए कि अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है, ये आपको बताना है। प्रमुख कारक कौन सा है। देखिए, सरकार की विभिन्न समूहों की मांगों की प्रति जो है प्रतिक्रिया। अब सरकार जो है सभी समूहों का जो है अलग अलग मांग का जो है मांगों की प्रति प्रतिक्रिया देती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजनेताओं का जो है किसी समुदाय की मांगों को उठाने के प्रति दृष्टिकोण, ये भी आपका सही हो जाएगा। और भारत में लोगों का अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण, तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। सभी यहाँ पर सही हैं, तो ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणामों को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं, ये है कि सरकार की विभिन्न समूहों की मांगों के प्रति जो है प्रतिक्रिया, राजनेताओं का किसी समुदाय की मांगों को उठाने के प्रति दृष्टिकोण, भारत में लोगों का अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण। देखिए, जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं वो सभी पक्षों के लिए, सभी समूहों के लिए बराबर होने चाहिए। कोई भी जो है नियम कानून किसी भी वर्ग विशेष के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए, जिससे समाज में जो है आपका
जो है ऊपर नीचे की या भेदभाव की जो है खाई उत्पन्न हो। वैसे अभी फ़िलहाल आप हरा ताज़ा देख सकते हैं यूजीसी का मैटर कैसा चल रहा है। निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का प्रभाव किसे कहा जाता है, ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए, निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्रभाव क्या था? तो प्रभाव यही था कि इन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर की रूसी यात्रा उसी टाइम पर इन्होंने दौरा भी किया था। और अगर हम देखें तो 1920 के दशक में जो है मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन भी हुआ था और इसके सदस्य जो है सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहे थे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 1920-21 में जो है रेड रिवॉल्यूशन पुस्तक का जो है प्रकाशन भी हुआ था। तो ये सभी कारण जो है इसमें शामिल हैं। तो ये आपका जो है डी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगर देखेंगे तो भारत में रूसी क्रांति का प्रभाव जो है निम्न विषयों पर पड़ा था। महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक हस्तियों में सोवियत में प्रयोग में रुचि ली और रूस का दौरा किया। इनमें जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सोवियत समाज के बारे में लिखा। 1920 के दशक के मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन होना, इसके सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहे और हिंदी में जो है आर्य अवस्थी द्वारा 1920-21 में रेड रिवॉल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया। अगला सवाल देखें, निम्न में से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था, ये आपको बताना है। जब मंडल आयोग गठित हुआ था, जो है सामाजिक तौर पर जो है शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में इसको जाना जाता है, मंडल आयोग को, या हम कह सकते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इसकी जो स्थापना हुई थी या इसका गठन जो हुआ था 1979 में हुआ था। और उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई नाम था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंडल आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग माना जाता है, इसकी स्थापना जो है 11 जनवरी 1979 को हुई थी। और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई के अधीन जो है भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना जो है की गई थी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता की जो है कौन सी मौलिक विशेषता है भारत में, ये आपको बताना है। तो यह जो है गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता है या इनलाइटमेंट जो है सेकुलरिज्म है। तो ए विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। देखिए, भारत में धर्मनिरपेक्षता एक गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता है। भारत में परिवर्तन धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि धर्मनिरपेक्षता एक कठोर या स्थिर सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक अवधारणा है जो विविध भारतीय संस्कृति, धार्मिक, सामाजिक ताने बाने की निरंतर बदलती गतिशीलता को समायोजित करने के लिए विकसित की गई है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जो है जोड़ा गया था। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्न में से किस देश द्वारा अनुकरण नहीं किया गया था, ये आपको बताना है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्न में से किस देश द्वारा जो है अनुकरण नहीं किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा एस्टोनिया। एस्टोनिया ने इसका अनुकरण नहीं किया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एस्टोनिया, फिली और सऊदी अरबिया में एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में अनुकरण नहीं किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से लोकसभा का कोरम कौन सा है। लोकसभा का कोरम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यह सदन की कुल संख्या का 1/10 है, यह सदन की कुल संख्या का 1/15 है, या 1/5 है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1/10 है, ठीक है। 1/10 है, यह सदन की कुल संख्या का जो है 1/10 है। ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, संविधान द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कोरम हेतु सदस्यों की जो संख्या है ये 1/10 होनी चाहिए। और इस प्रकार लोकसभा की बैठक के संचालन हेतु कम से कम 55 सदस्य, जबकि राज्यसभा की बैठक के संचालन के लिए कम से कम जो है 25 सदस्य जो है उपस्थित होने चाहिए। अगर कुल संख्या का 1/10 अगर नहीं है तो फिर आपका सदन जो है नहीं चलेगा। ये चीज़ें आपको कोरम के अंतर्गत आपको आती हैं। देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से किसे स्पष्ट करता है। तो जो लिखा गया है कि राज्यों का संघ है भारत, इसमें ये क्या डिफाइन करता है, ये आपको बताना है। तो ये डिफाइन करता है कि कोई भी घटक जो इकाई संघ से विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं रखती है। मतलब कोई भी राज्य जो है ये जो है संघ से विच्छेद नहीं कर सकता है। और भारत में कनाडाई नमूने को यूनियन की वरीयता दी गई है। तो ये भी आपका जो है एक प्रकार से सही हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि हमारा संघ जो है घटक इकाइयों के किसी भी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 2 राज्य हो जाएंगे,
दो राज्य कह रहा हूँ, दो विकल्प जो है हमारे सही हो जा रहे हैं। फिर हम आगे का नहीं सोचेंगे, हमारा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देखिए, थोड़ा समझ में आएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है और भारतीय संघ कनाडाई संघ की तरह है। भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को संघ के विच्छेद होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय संघ के बारे में कहा जाता है कि यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, भारत का लौह पुरुष जिसको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजनीतिक तकरार और बल संयोजन का प्रयोग करके रियासतों के गणराज्यों को जो है एकीकृत किया था। अगला सवाल देखिए, धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है और यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अगर धन विधेयक की बात आती है तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत जो है धन विधेयक सर्वप्रथम जो है लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद यह राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाएगा। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के मामले विशेष प्रक्रिया का इसमें प्रावधान दिया गया है और अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति के जो है वीटो का प्रावधान है। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? भारतीय जो राष्ट्रवाद है ये कौन से तत्व को अपने अंदर समाहित रखता है? तो इसमें देखिए, राष्ट्रीयता के पहचान की भावना को, राष्ट्रीय पहचान की भावना को, देश में लोगों में जो है स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा को और जो है गर्व एवं एकता की भावना को। तो ये सभी हो जाएंगे, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, यहाँ पर जो है विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताएं लोगों की समस्याओं एवं हितों को समझना है, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है मतदाताओं द्वारा परीक्षित किया जाता है, मतलब 5 वर्ष बाद फिर से इलेक्टेड किया जाता है, ये आपको कहा जा रहा है। और विधायिका के सदस्य हेतु जो है शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर सकता है। अब अगर बहुमत नहीं है तो फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि विधायक के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताएं लोगों की समस्याओं में हितों को समझना, जिससे प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाताओं द्वारा परीक्षित किया जा सकता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। विधायक के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डी विकल्प जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव में, अगर शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो ये कथन आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताएं लोगों की समस्याओं में हितों को समझना है और जिसे प्रत्येक जो है 5 वर्ष बाद मतदाताओं द्वारा परिचित किया जाता है। और अगर वहाँ के मतदाता अगर बहुमत में है, कह रहे हैं इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, या तो फिर ये जो है कैंसिल हो सकता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है? निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है? तो ये आपका हो जाएगा लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आपकी हो जाएगी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा मैं अभिजात तंत्र बता रहा हूँ। ये आपका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा, लोकतंत्र। कैसे? देखिए, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार कैसे प्रदान करता है? क्योंकि आप स्वयं वोट देते हैं, लीडर अपना स्वयं चुनते हैं, बाद में कोई गलत डिसीजन लिया गया तो उसके जिम्मेदार आप ही हैं। अगला सवाल देखिए, राज्यों में निर्वाचनों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ये आपको बताना है। राज्यों में निर्वाचनों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, निर्वाचन राज्य में बहुमत से आर्थिक सुधारों का नेतृत्व कर सकते हैं और कह रहा है निर्वाचन शासक दल के विरुद्ध जो है शासक दल के विरुद्ध मतदान करने का असंतुष्ट लोगों को अवसर प्रदान करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। और निर्वाचन जो है शासन की नीतियों में परिवर्तन को नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, बी सही हो गया, तो इसका मतलब डी विकल्प भी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, राज्यों में निर्वाचनों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। निर्वाचन शासक दल के विरुद्ध जो है मतदान करने का असंतुष्ट लोगों को अवसर प्रदान करते हैं, बिल्कुल। और निर्वाचन शासन की नीतियों में परिवर्तनों को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं।
अगला सवाल देखिए, भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति में निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? ये जो है किस कार्य के लिए स्थापित की गई थी, ये आपको बताना है। मूल मामलों के लिए या भाषाई मामलों के लिए या जो है प्रक्रियात्मक मामलों के लिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, तो ये जो है प्रक्रियात्मक और 12 जो है मूल मामलों दोनों के लिए थी। ठीक है, तो ये दोनों के लिए थी, तो पहला और सी दोनों सही हो जाएगा, तो डी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखिए, 23 नंबर का सवाल है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता है तो प्रमुख कारण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो प्रमुख कारण कौन सा है, तो संविधान द्वारा प्रदत्त स्तर तथा अवसर की समानताएं, या आपका जो है 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण, या जो है लिखित संविधान तथा देश के सभी नागरिकों हेतु नागरिक स्वतंत्रताएं। तो यहाँ पर अगर देखें तो तीनों ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी और तीसरा ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ, वो भी आपका जो है सही हो। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, इसीलिए आपका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, भारत में लोकतंत्र की सफलता है तो मुख्य कारक क्या है, तो संविधान द्वारा प्रदत्त स्तर पर अवसर की समानताएं जो प्रदान की गई हैं, और 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण किया गया है, आप सभी लोग जानते हैं, और लिखित संविधान तथा देश के सभी नागरिकों हेतु नागरिक स्वतंत्रताएं भी प्रदान की गई हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा ताकि आपको जो है सारे जो है ऑप्शन आपको दिख जाएं। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है उच्चतम न्यायालय, इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्रदान है, तो बिल्कुल प्रदान है। ये न्यायालय किसी भी विधायन या कार्यपालिका के कार्य के संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और उनके न्यायाधीशों को केवल संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो ये जो कहा जा रहा है, ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपके जो है तीनों आपके कथन जो है सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एक से अधिक आपके सवाल सही हो रहे हैं, तो आपको बाकी ऑप्शन देखने को नहीं है। देखिए, ए भी सही है, बी भी सही है, तो सी सही हो चाहे ना सही हो, हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका डी विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करता और अर्थ विवेचन करता है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के पास भी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य के दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से भारत की लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है, ये आपको बताना है। लोकतंत्र की जो है मुख्य चुनौती कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों का उचित समावेश करना, ये भी सही है। देश में लोगों की सहभागिता और नियंत्रण में सहायक से स्थानों को सख्त करना, बिल्कुल सही है। स्थानीय शासनों के लिए अधिक और शक्ति को सुनिश्चित करना, तो ये भी सही है आपका। तो यहाँ पर जो है डी विकल्प इसमें भी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया है। राजनीतिक कुंडली जो है इसको किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो के एम मुंशी ने जो है संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, के एम मुंशी द्वारा प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली बताया गया। अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा, और ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुसूची में सन्निहित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये जो चौथी अनुसूची है, 4th शेड्यूल जो है, इसमें ये चीज़ें दी हुई हैं, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, संविधान की चौथी अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों का आवंटन का प्रावधान है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्तों का प्रावधान है, और छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला सवाल देखिए, राजा राम मोहन राय निम्न में से किस क्रांति की विरासतों से मुख्यतः बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था। तो कौन सी क्रांति से ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, तो ये थे फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की विरासतों से, तो बी विकल्प जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय फ्रांसीसी क्रांति की विरासतों से जो है मुख्यतः प्रभावित थे, और उन्होंने उससे प्रभावित होकर राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु जो है कार्य करना शुरू कर दिया था। देखिए, अगले सवाल में आप देखिए, यहाँ पर कुछ पार्टियों के नाम दिए गए हैं और उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं, आपको जो है सही मिलान करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा AITC। इसकी स्थापना जो हुई थी 1998 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 में हुई थी, पहले का चौथा हो जाएगा। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, या बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी मैंने कह दिया।
बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी, तो ये 4 के बाद 1 हो जाएगा। और इसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की देखें तो 1980 हो जाएगा। और इसके बाद अगर भारत का साम्यवादी दल या मार्क्सवादी इसकी देखें तो 1964 हो जाएगा। तो ये 4-1-2-3, 4-1-2-3 आपको कौन सा विकल्प में दिख रहा है? तो ये सी विकल्प में दिख रहा है, तो इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भीमराव अम्बेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए थे? ये आपको बताना है कौन सी डेट में ये प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए थे। तो ये 29 अगस्त 1949 को 29 अगस्त 1949 को ये नियुक्त किए गए थे। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 29 अगस्त 1949 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और प्रारूप समिति में अम्बेडकर सहित जो है 7 सदस्य शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णम्मा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णम्माचारी, ये सभी जो है 7 सदस्य जो थे ये प्रारूप समिति के उसमें जो है शामिल थे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की जो है कौन सी सामान्य विशेषता थी? ये आपको बताना है। जो इन्होंने प्रारूप में बनाई थी इसकी जो है कौन सी विशेषता थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की बात इसमें कही गई थी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण भी कहा गया था। इसके अलावा जो है सार्वभौमिक जो है वयस्क मताधिकार पर बात हुई थी। तो ये आपका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 1988 में मोतीलाल नेहरू और अन्य द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं जो है सामान्य विशेषताएं थी, जिसमें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार की बात कही गई, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण पर बल दिया गया और सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर जो है बल दिया गया था। अगला सवाल देखिए, कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही नहीं है? अच्छा, सही है कह रहा है, ठीक है। कौन सा कथन जो है समानता के अधिकार के बारे में सही है? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है, बिल्कुल। और यह अधिकार अवैधता को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। और जो है कि समान को समान माना जाना चाहिए, तो बिल्कुल समान को समान माना जाना चाहिए। तो इससे क्या मतलब है? ये आपका दोनों सही हो गया, ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। देखिए, भारत में समानता का अधिकार एक मौलिक समानता का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है और यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है। यह अधिकार अवैधता को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अगला सवाल देखिए, 33 नंबर का सवाल है कि निम्न में से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है? तो इनमें से किसने कहा था कि लोकतंत्र जो है एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है? तो ये जो है सीले ने कहा था। किसने कहा था? सीले ने कहा था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र के संदर्भ में यह कथन जो है सीले का है कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है। अगला सवाल देखिए, भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया है, किसने बताया है? ये आपको बताना है। तो वकीलों का स्वर्ग जो है किसने बताया है भारत के संविधान को? तो ये आइवर जेनिंग्स ने कहा है, ठीक है। आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि जो है भारत का संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे। कब निर्वाचन हुआ? तो ये जो निर्वाचन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन जो है कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत जुलाई 1946 में हुए थे और भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित थी? कितनी सीटें आरक्षित थी ये आपको बताना है। तो ये जो है 84 सीट जो है अनुसूचित जातियों के लिए थी और 47 जो है ये अनुसूचित जनजातियों के लिए थी। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल देखिए कि निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी? तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिए। निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई? तो ये थी आपकी 19वीं शताब्दी, ठीक है। 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल में। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से
से किसके द्वारा निर्णित जो है किए जाते हैं। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से कोई विवाद है तो ये कौन देखेगा, तो ये आपका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको डील किया जाएगा। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अगर कोई भी विवाद है तो भारतवर्ष के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णित किए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है। किसने टिप्पणी की कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की जो है एकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गैटिल ने। ठीक है, गैटिल ने, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कुछ सवाल जो है टफ आए थे। अगला सवाल देखिए और सेशन का आखिरी सवाल है कि निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम देखें तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के जो है अध्यक्ष थे, और के एम मुंशी जो थे ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो अगला जो हमारा सेशन होने वाला है वो फिर से हम जीएस का करेंगे, आपका ज्योग्राफी का करेंगे, या हिस्ट्री का करेंगे, या आपका इकोनॉमिक्स का करेंगे, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी अभी जो है डेमो क्लास चल रही है, आप सभी का अगर सपोर्ट रहा, आप सभी का प्यार हमको मिलता है तो हम सभी के सभी आपको जो है पेपर करवाने का प्रयास करेंगे और प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, और एनसीईआरटी और एससीईआरटी भी आपको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।